पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने एक साथ कार्रवाई करते हुए ईरान पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान में खामनेई के कार्यालय के पास लगातार बड़ा हमला हुआ। तेज धमाकों की आवाज भी सुनी गई। इजराइल ने एक साथ ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले किए। ईरान के कई हजार सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए 7 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, ये कहकर कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। इस बीच जो वहां भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए एडवाइजरी तो पहले ही जारी की जा चुकी थी, लेकिन अब क्या है हालात ये जानना भी जरूरी है। और इधर असम में चुनाव होने हैं, जिसकी पुरजोर तैयारी की जा रही है। चुनाव आयोग ने हाल ही में असम की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव अप्रैल में कराए जा सकते हैं। असम में सबसे बड़े त्योहार रंगाली बिहू से पहले चुनाव पूरा कराने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दल गुणागणित बैठा रहे हैं। कैसे साधा जा रहा है समीकरण, आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और इधर पश्चिम बंगाल में एससी की बार बार फटकार और ममता दीदी का इनकार चुनाव आयोग के कामों में बड़ी बाधा डाल रहा है। ममता बनर्जी की भी अजीबोगरीब शिकायत है, जिसका समाधान आज माननीय कोर्ट ने किया। उनको और उनके वकील कपिल सिब्बल को क्या कहा कोर्ट ने, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के तेहरान समेत 30 से ज्यादा शहरों पर घातक हमले किए। राजधानी तेहरान में कई जगह एक साथ धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचने को कहा। इजराइल ने पहले ही अपने देश के नागरिकों को ईरान की मिसाइलों को लेकर चेतावनी दे दी थी। आईडीएफ ने शनिवार सुबह ईरान पर अचानक हमला किया। हमले के समय आईडीएफ ने नेशनल वार्निंग भेजी थी। फॉर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक राजधानी तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जमहौरी इलाके में कई मिसाइलें गिराई गई। सुरक्षा को देखते हुए अब भारत ने ईरान और इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें सतर्क रहने को कहा है। भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जो भी सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका सख्ती से पालन करें, बहुत सावधानी बरतें और हर समय चौकन्ने रहें। सभी भारतीय नागरिकों को तय शेल्टर के पास रहने को ही कहा गया है। वो जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, उसके आसपास जो भी सुरक्षित ठिकाने बताए गए हैं उनके बारे में भी जानने को कहा गया है और वहां रहने को कहा गया है। वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को ये सलाह दी जाती है कि अगली सूचना तक इजराइल के अंदर सभी गैर जरूरी यात्राओं से वो बचे। एडवाइजरी में आगे ये भी बताया गया है कि नागरिकों को लोकल न्यूज़, ऑफिशियल अनाउंसमेंट और इमरजेंसी अलर्ट रेगुलर देखते रहना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में भारतीय नागरिक 24x7 हेल्पलाइन के जरिए तेल अवीव में भारतीय एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए जो टेलीफोन नंबर दिया गया है वो है 972547520711। तो एम्बेसी का ये नंबर है। एम्बेसी से संबंधित अधिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से अपडेट भी होते रह सकते हैं। इसके पहले ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए भी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की थी और अपील की थी कि जल्द से जल्द वो ईरान छोड़ दें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे या फिर भारत लौट आए। इजराइल के अलग अलग शहर में अभी 20,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। तेल अवीव में भारतीय दूतावास की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इजराइल में ज़्यादातर भारतीय हीरा व्यापारी हैं, आईटी सेक्टर से हैं या फिर छात्र हैं। इसके अलावा इजराइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी भी रहते हैं। जंग के बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट भी वापस लौट आई है। एयर इंडिया ने इजराइल हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण अपनी दिल्ली तेल अवीव की उड़ान को वापस मुंबई की तरफ मोड़ लिया। ईरान से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें धमाका होता दिखाई दे रहा है। अफरा तफरी मची है, लोगों में दहशत है। तो हालात बेहद खतरनाक हैं और घातक होते जा रहे हैं। तो सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है और जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। और इधर असम में चुनाव हैं। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए गठबंधन की राजनीति यहां अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी ताकत के साथ असम की जनता को खुश करने में लगे हैं। वैसे भी वो वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, इसीलिए वहाँ की बहनें और बेटियां शिवराज की तरह उन्हें अपना भाई और अपना मामा मानती हैं। अपनी बात रखने का उनका अंदाज बेहद निराला है, साफ कहना, खुश रहना। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तस्वीरें साफ कर दी है।
उन्होंने संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के बीच सीटों का बंटवारा 10 मार्च तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अंतिम रूप मिल जाएगा। तारीख की डेडलाइन दे दी गई है। एनडीए कुनबे में जो उतार चढ़ाव पिछली बार समय से देखे जा रहे थे, उसमें एक बार फिर दोस्ती के कयास लगने लगे हैं, यानी सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। एजीपी और भाजपा का गठबंधन तो देखिए बहुत पुराना है। सीएम शर्मा ने यह भी कहा है कि 10 मार्च तक सीटों पर फैसला ले लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल सकती है, ताकि दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं की स्थानीय इच्छाएं जो हैं, स्थानीय आकांक्षाएं हैं, उनको भी पूरा किया जा सके। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ रही बीपीएफ अब फिर से एनडीए पाले में आ गई है। बोडोलैंड क्षेत्र के लिए भाजपा और बीपीएफ के बीच डील लगभग फाइनल है। हालांकि बोडोलैंड इलाके की दूसरी पार्टनर पार्टी है यूपीपीएल, जिसके साथ बीजेपी का सीट शेयरिंग को लेकर अभी मामला अधर में लटका हुआ है, जिस पर बात चल रही है, की जा रही है और सीएम शर्मा पूरी कोशिश करेंगे कि उसे कांग्रेस के पाले में जाने से रोका जाए। उसे अपने पाले में लाने के लिए, सीट शेयरिंग के लिए जो भी समझौते करने पड़े, शर्मा शायद करने को तैयार हो जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री ने पहले भी दावा किया था कि यूपीपीएल कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, तो उनका ये दावा देखते हैं जल्दी ही समझ में आ जाएगा कितनी जल्दी पूरा होता है। तो एनडीए के कुनबे में जो खलबली मची थी, उसे शांत करने की कोशिश बीजेपी कार्यालय की तरफ से की जा रही है। बीजेपी जहां अपना कुनबा बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस अखिल गोगोई की रायजोर दल के साथ गठबंधन को लेकर अभी उलझी पड़ी है। 15 सीटों की मांग पर अड़ी है। रायजोर दल और कांग्रेस के बीच बातचीत अभी बेनतीजा है। हालांकि कांग्रेस ने असम जातीय परिषद और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन लगभग पक्का कर लिया है। तो असली मुद्दा सीट शेयरिंग को लेकर है, जो 10 मार्च तक क्लियर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन चुनाव आयोग से ममता बनर्जी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एसआईआर विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को मतदाता सूची के एसआईआर में देरी करने पर जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि राज्य सरकार बार बार स्पष्ट रूप से बेमतलब के बहाने बनाकर प्रक्रिया को पूरा न करने की कोशिश कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कह दिया है कि हर दिन नए बहाने बनाना बंद होना चाहिए। गौरतलब है कि इस काम में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस चुनाव आयोग का काम समय पर पूरा हो। बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सिब्बल का तर्क था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इसके तौर तरीके तय करने थे। इस पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने 2 टूक शब्दों में पूछा कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। कोर्ट ने कहा, हमारा आदेश एकदम साफ है और न्यायिक अधिकारियों को ये अतिरिक्त जिम्मेदारियां प्रक्रिया में तेजी से लाने के लिए दी गई है। अदालत ने सिब्बल की दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जस्टिस बागची ने कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी है कि वो न्यायिक अधिकारियों के लिए काम करने का सही माहौल बनाए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दावों का निपटारा और दस्तावेजों की वैधता पर आखिरी फैसला केवल न्यायिक अधिकारी ही लेंगे। इसमें किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बार बार की फटकार और ममता का इनकार अब थम जाना चाहिए। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।